सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जो यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटी की गाइस, जहाँ पे टॉपिक वाइज हम आपको सारे पॉसिबल एमसीक्यूज जिस भी टॉपिक से जितने हैं वो आपको यहाँ पे करा रहे हैं। पिछले लेक्चर में गाइस हमने किया था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी हिस्ट्री, कैसे बना था कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से एक्ट्स आए थे जो स्पेशली जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो होंगे, एक होंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल्स पे हमने आज क्वेश्चंस लाए गाइस। टॉपिक वाइज ये सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है। लाइक आपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये टॉपिक उठाया, बुक से ल्यूसेंट हो या कोई और जी के बुक है आपके पास, वो अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमारे वीडियोस देखने हैं और यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि पूरा आपका रिवाइज हो। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी अगर आप ये वीडियोस देखोगे तो बहुत फायदा होगा आपको, क्योंकि इसमें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस हमने बनाए और सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। सो गाइज, आई होप आपको इस सीरीज से बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप नए नए हमारे चैनल पे हो तो एक लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, जहाँ पे हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स पे आपके लिए क्वेश्चंस लाए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, बने रहना आखिर तक। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। बोलो जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। The demand of Constituent Assembly was accepted by Britishers in। जो डिमांड कर रही थी, जो इंडियंस डिमांड कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ये कब ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट की थी। 1935 में की थी, 1938 में की थी, 1940 में की थी, या 1942 में की थी। गाइस जल्द जल्दी बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिशर्स ने कब एक्सेप्ट की थी। और इस क्वेश्चन का गाइस यहाँ पे सही आंसर आपको बता देता हूँ। सी पार्ट 1940 में ब्रिटिशर्स ने डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस की एक्सेप्ट की थी। और दूसरे क्वेश्चन पे चलते गाइस बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिसाइडेड इन। जब ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी। 1940 में हुई थी, 1943 में हुई थी, 1946 में हुई थी, या 1947 में हुई थी। गाइस जल्द जल्द बताओ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से यहाँ पे क्या है। और गाइस लास्ट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहा, कितने आंसर्स आपके ठीक रहे और कितने गलत हुए। ओके सो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब की गई थी। 1940 में, 1943 में, 1946 में, या 1947 में। और इस क्वेश्चन का गाइस सही आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1946 में पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसको कब अडॉप्ट किया गया था। ये दो टर्म्स है, एक होता है अडॉप्ट करना, दूसरा होता है जब वो इफेक्ट में आया, जब वो इफेक्टिव हुआ, जब वो लागू हुआ। सो यहाँ पे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1948। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। 26 नवंबर 1948, 26th of November 1949, 2nd अक्टूबर 1950, या 3rd अक्टूबर 1951। गाइस जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको कब अडॉप्ट किया गया था। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर गाइस बता देता हूँ आपको। 26 नवंबर 1949 में, 1949 में किया गया था किया गया था अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। इसी के साथ यहाँ पे इसी के रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू कब हुआ, यहाँ पे था अडॉप्ट कब हुआ, यहाँ पे था लागू कब हुआ, केम इनटू इफेक्ट इन, कब लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 3 अगस्त 1950 या 3 अगस्त 1951। गाइस जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ। और इस क्वेश्चन का गाइस सही आंसर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 ऑफ जनवरी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये लागू हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी पहले, इसकी टोटल स्ट्रेंथ आपको बतानी है। गाइज याद रखना यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ पूछी गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीट्स थी, कितनी सीट्स थी, कितने इसके मेंबर्स थे, 296, 389, 399 या 395। गाइस जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या है, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, 296 थी, 389 थी, 399 थी, 395 थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर गाइस यहाँ पे बी पार्ट 389 सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बनाई गई थी। और इसमें यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख के भी रखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 389 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, इसमें से 290 सीट्स थी ब्रिटिशर फॉर ब्रिटिश इंडिया और 93 सीट्स थी टू प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता है 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया की थी, ब्रिटिश इंडिया मतलब जिन स्टेट्स पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे, और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। प्रिंसली स्टेट्स कौन से स्टेट्स थे जिनमें ब्रिटिशर्स ने अपने किंग्स रखे थे, वो किंग्स उन्हीं के अंडर थे, लेकिन वहां पे किंग्स थे जो रूल कर रहे थे, जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। इन प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीट्स थी, और अगर कहा जाए तो 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए थी। टोटल स्ट्रेंथ क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 389। ओके गाइस, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। इसके बाद हम पहुंच गए गाइस, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उस पर बात करेंगे। ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी गाइस। ओके, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस पे थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। इस पे हमने एक्चुअली क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने आपके लिए लाए गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज इन इंडिया। गाइस जल्दी जल्दी बता, बहुत आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस तरीके की डेमोक्रेसी इंडिया में है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। गाइस जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। फिलहाल मैं आपको इन दो टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करूंगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आखिर क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्टली जो कोई भी लाइक कोई लॉ बनाना है उसमें डायरेक्टली लोग वोट करेंगे, लोग वहां पे वोट करेंगे कि ये बनाना है कि नहीं बनाना है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन्वॉल्व्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिसीजन मेकिंग। इसमें जो हमारे एमएलएज होती है, एमपीज होती है, वही टेक पार्ट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग। लाइक कोई कानून बनाना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन बनाते हैं, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोग बनाते हैं, उसको बताते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इंडिया में अगर कहा जाए, यहाँ पे हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वही बनाते हैं, कानून बनाना हो या और कोई डिसीजन लेना हो वही लेते हैं। सो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ओके गाइस, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप की सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है या ड्यूअल सिटीजनशिप। अब ये सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप गाइस होती क्या है। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स
अगर आपको आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, तो अगर आपने वॉलंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेगी। उसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। और ड्यूअल सिटीजनशिप गाइस क्या होती है, जिसमें आप 2 कंट्रीज़ की जो है सिटीजनशिप एक साथ रख सकते हैं। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मीन्स अगर आपने कभी भी किसी और कंट्री की वॉलंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली, तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ सिटीजनशिप है। ओके गाइज, अब हम आर्टिकल्स पे यहाँ पे पहुंच गए। आप जानते हैं आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या कोई या जीडी हो, एसएससी जीडी सीपी हो, सारे एग्जाम्स में आर्टिकल्स के रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बने रहना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर्टिकल सेज लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। कौन सा आर्टिकल कहता है लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद, इसका मतलब है कौन सा आर्टिकल कहता है कोई भी लॉ अगर आप बनाओगे, लाइक पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अ, अगर वो लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मीन्स उससे कोई भी ये फंडामेंटल राइट के साथ वो अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे लाइक यहाँ पे कैसे आपको गाइस मैं समझाऊं, कोई भी लॉ अगर बनाया हो, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को वॉइड किया जाता है, मींस वो उस लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 12 कहता है, या आर्टिकल 19 कहता है? कौन सा लॉ कौन सा आर्टिकल कहता है जो भी लॉ, अगर कोई भी लॉ बनाया जाए, लेकिन वो लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे उसको उसके उसके अगेंस्ट हो, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो इस लॉ को वॉइड किया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? और उस क्वेश्चन का सही आंसर गाइस यहाँ पे आपको बता दें, सॉरी मुझे मैंने अच्छे से आपको आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। जो भी लॉ कौन सा आर्टिकल कहता है जो भी लॉ अगर बनाया जाए, तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, वो नल एंड वॉइड है, ये आर्टिकल 13 कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article prohibits the discrimination on grounds of religion, race, caste, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? गाइस ये कौन सा आर्टिकल कहता है? जल्द जल्दी बताओ। आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है, या आर्टिकल 21 कहता है? गाइस यहाँ से आपको आर्टिकल्स भी क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 15 कहता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, विच आर्टिकल abolishes the untouchability? कौन सा आर्टिकल abolish करता है अनटचेबिलिटी को? लाइक किसी को आप नीचा समझोगे, आप उसके साथ हाथ नहीं लगाओगे, आप उससे दूर रहोगे। सो कौन सा आर्टिकल इस अनटचेबिलिटी को abolish करता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर गाइस जल्दी जल्दी बताओ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 19। और इस क्वेश्चन का गाइस यहाँ पे सही आंसर आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, मीन्स आप किसी को नीचा नहीं समझ सकते, ये भी कानून के खिलाफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इनको रिवाइज करके जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? सॉरी यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है। कौन सा आर्टिकल बोलता है अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 22। गाइस जल्दी जल्दी बताओ कौन सा आर्टिकल बोलता है अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? 21, 19, 18
22 और इस क्वेश्चन का गाइस यहाँ पे सही आंसर है आर्टिकल 19 जो है ये बात करता है अबाउट ये बोलता है अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हुआ होगा और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। Next question is which article talks about prohibition in human trafficking and forced labor? कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर मींस कौन सा आर्टिकल बोलता है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते और फोर्स लेबर मींस बेकारी किसी को नहीं करा सकते मींस उसको फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 21, आर्टिकल 35 और आर्टिकल 30। गाइस जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। यहाँ पे आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस which article talks about protection of life and personal liberty? कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है? मींस आपको जीने का हक है, आपको हक है और आपको पर्सनल फ्रीडम दी जाएगी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 27? गाइस जल्दी जल्दी बताओ कौन सा आर्टिकल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बताता है। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे गाइस सही आंसर आपको बता देता हूं मैं, आर्टिकल 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस which article prohibits the employment of children in factories etc? कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन लाइक किसी डेंजरस जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन नहीं कर सकते, लाइक फैक्ट्रीज में, माइंस में आप चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल इस चीज को प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26 या आर्टिकल 28? गाइस जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या है और इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 24 जो है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज या माइंस हो या कोई भी डेंजरस जगह हो एटसेट्रा। ओके, so the next question is guys which article talks about right to education? कौन सा आर्टिकल बोलता है अबाउट राइट टू एजुकेशन मींस आपको एजुकेशन का हक है, स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं उनको एजुकेशन का हक है, एक्चुअली फ्री एजुकेशन का हक है। अगर उनकी एज 6 years to 14 years से उनको फ्री एजुकेशन का हक है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 21A? और इस क्वेश्चन का सही आंसर गाइस यहाँ पे आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21A में बताया गया है जो चिल्ड्रन है अंडर द एज ऑफ 6 to 14 उनको फ्री एजुकेशन का हक है। ओके, so the next question is guys which article talks about protection of interests of minorities? कौन सा आर्टिकल बोलता है about protection of interests of minorities मींस जो minorities है इंडिया में उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? इसका मतलब है उनके इंटरेस्ट का मतलब है लाइक वो अपना कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं या उनके बाकी जो हकूक है उनको आप दबा नहीं सकते। इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 34? इस क्वेश्चन का गाइस सही आंसर है आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, आई होप गाइस इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे गाइस सॉल्व करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ गाइस। अभी तक अगर आपको समझ आया होगा तो एक लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन? मींस अगर आप अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, लाइक आपके रिलीजियस जो स्कूल्स होते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है इन मामलों में।
इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 31? और इस क्वेश्चन का गाइस यहाँ पे आपको सही आंसर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 ये बोलता है अगर आप अपना रिलीजन, अगर आप कोई भी रिलीजन प्रमोट करने की कोशिश करेंगे या आपके रिलीजियस जो स्कूल्स है एक्स्ट्रा, इस मामले में आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे गाइस। Which article talks about restriction of fundamental rights when martial law, sorry यहाँ पे when है, which लिखा है when है यहाँ पे, when martial law is enforced? कौन सा आर्टिकल बोलता है जब मार्शल लॉ को अप्लाई किया जाएगा तो आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा? इस बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 32 बोलता है, आर्टिकल 34 बोलता है, आर्टिकल 36 बोलता है या आर्टिकल 38 बोलता है? गाइस इस क्वेश्चन का जल्द आंसर बताओ। मार्शल लॉ अप्लाई मतलब जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी हो तो मार्शल लॉ को अप्लाई किया जाता है, तो उस दौरान आप अपने सारे जो है फंडामेंटल राइट जो है उनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उनको उनको अप्लाई नहीं कर सकते। इस बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे आर्टिकल 34 है। Okay, so the next, actually the last question is today's last question, very important question and very easy question. Which article talks about fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 में है, आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 50 में है या आर्टिकल 51A में है? उस क्वेश्चन का गाइस सही आंसर यहाँ पे आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली 6 फंडामेंटल राइट्स जो है गाइस, आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आपको याद है कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हमें है। और मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर गाइस आपसे चाहे जो फंडामेंटल राइट्स है वो आप उनके अगर आपको वो फंडामेंटल राइट्स आप क्या वो उनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं? अगर किसी ने भी आपकी कोई फंडामेंटल राइट अगर आपकी किसी ने भी वायलेट की, क्या उनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आई होप गाइस आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अगर थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ और आपको लग रहा है इस सीरीज से हमें मदद मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करना। और अगर मैं यहाँ पे फास्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में गाइस यहाँ पे मेंशन जरूर करना। मिलते हैं अगले ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से रहो गाइस। टेक केयर एंड थैंक यू।